सोमैया ट्रस्ट, सोमैया संस्कृति विहार एवं सोमैया विद्या विहार द्वारा 33वें ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। द्वितीय सप्ताह आरंभ हो चुका है और हमारे आज के द्वितीय सत्र के अतिथि वक्ता श्री वीरेंद्र सिंह जी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीरेंद्र सिंह सर नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? जी नमस्ते। बिना विलंब किए अब हमारे इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देने के लिए आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। सर, आप कृपया आए और अपने बहुमूल्य विचारों से हमारे श्रोतागणों को लाभान्वित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। आपने और विद्याधर यूनिवर्सिटी, सौम्य विद्याधर यूनिवर्सिटी ने जो अवसर दिया है बच्चों तक और युवाओं तक, ये छात्र छात्राओं तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मृणाल भट्ट जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस विषय पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के साथ मैं बात करता रहूंगा। मुख्यतः प्रेजेंटेशन केवल एक डायरेक्शन देने के लिए है जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, लेकिन उसके अलावा अतिरिक्त कई सारी विषय हैं जिसको मैं स्पर्श करूंगा और जिसको मैं गहराई से बताने का प्रयास करूंगा, जो 1 घंटे का समय है हमारे पास। देखिए, मुख्य विषय मैं आपको यदि बताना चाहूं तो जो इसमें साफ साफ सामने लिखा है, पेशेंट इज द बेस्ट डॉक्टर। तो सबसे पहले पेशेंट बनने की आवश्यकता ही ना पड़े, आयुर्वेद ये सिखाता है। क्योंकि हम लोग जितनी भी पैथीज आजकल हैं वो बीमार होने के बाद आपका चिकित्सा करने की बात करती है, लेकिन आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है वो आपको बीमार होने से पहले ही ठीक करने का प्रयत्न करती है कि आप बीमार ही ना पड़े। तो मुख्यतः ये इसी विषय पर रहने वाला है, क्योंकि जो छात्र छात्राएं जो है जो आपके यूनिवर्सिटी में हैं, उन सबका जीवन आज जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति की तरफ झुक गया है, जिसमें मुख्य रूप से उनका जो बिगाड़ हुआ है और कई प्रकार से हुआ, लेकिन भोजन के रूप में जो बिगाड़ हो गया है उससे हमारे आने वाली पीढ़ियों पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहता हूं ये कि जो भी छात्र छात्रा इस बात को सुन रहे हैं वो इस बात पे ध्यान दें कि आप कितनी ही शिक्षा प्राप्त कर लें, कितने ही आपके पास डिग्री आ जाए, उन सब में यदि आपका स्वास्थ्य खो जाता है, क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है, तो वो डिग्री और शिक्षा किसी काम की नहीं आने वाली। उसको कार्यान्वित करने के लिए जो शरीर चाहिए, जो मस्तिष्क चाहिए, वो आपका भोजन सही होगा, शरीर सही होगा, आपका पानी सही होगा तो ही हो पाएगा। तो ये इसी में सारा का सारा जो सार मैं बताने वाला हूं वो मैं आपको सूचित करूंगा इस पूरे सत्र के दौरान। तो आप सभी को मैं जो कहना चाहता हूं ये कि हमने अपना एक बार परिचय देने के नाम पे जो द्विवेदी जी ने बताया, मैं थोड़ा उसको और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हम लोग भी मल्टीनेशनल जॉब करते थे और हमने अपने शरीर को ताक पे रखकर अपने करियर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जोर दे दिया, जिसके कारण शरीर स्वास्थ्य जो है वो खो बैठे। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों में हमने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत काम किया, अपने स्वास्थ्य पर काम किया, और हजारों लोगों को देश भर में, ये चाहे आप एनआईटी ले लीजिए, चाहे आईआईटीज ले लीजिए, चाहे बड़े बड़े कॉलेजेस ले लीजिए, स्कूल्स में, सब जगह जाकर हमने इसकी जागृति फैलाई कि अपने शरीर को ठीक रखना है। तो ये विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सभी लोग जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको जो डिग्रीज जो आपको लेनी है आगे, जिसको परस्यू आप कर रहे हैं, उन सब के लिए सबसे जरूरी जो विषय है वो है आपका मस्तिष्क और शरीर स्वस्थ होना। क्योंकि यदि आप देखेंगे आपका एग्जाम होने वाला है और आपके सर में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, या कोई भी आपको व्याधि है किसी प्रकार की आपके शरीर में, आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो पूरे साल भर की मेहनत खराब हो सकती है। तो उसकी तैयारी विद्यार्थी जीवन में आपको करनी होगी, इसका संयम बरतने होंगे आपको भोजन में, और कई प्रकार के संयम बरतने होंगे। तो पेशेंट इज द बेस्ट डॉक्टर जो हमने लिखा है कि आप यदि किसी कारण से मरीज बन भी जाते हैं तो कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और जो आने वाली पीढ़ियों की मैंने बात की, आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि आने वाली पीढ़ियां जो है हमारी,
उसका हमारे पूर्वजों ने हमेशा इस बात का ध्यान रखे कि अपने संस्कार और स्वास्थ्य आने वाली पीढ़ियों में पास ऑन किए जाएं। यदि वो नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां कमजोर होती जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो शरीर हमारा है वो पहले जो हमारे पूर्वज थे उनका शरीर अलग था, हमारा शरीर अलग है, ऐसा नहीं है। शरीर वही है, बस हमारी आदतें बदल गई हैं। तो इस कारण से ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियां होंगी और हम खुद भी एक आने वाली पीढ़ी का हिस्सा हैं, उस पीढ़ी को सुधारने का प्रयत्न आपको अभी से करना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब एक बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद उसका देखभाल जो करते हैं, ये बहुत मूल रूप से आपके शरीर को स्वस्थ रखकर ही आप आने वाली पीढ़ियों में वो स्वास्थ्य पास ऑन कर सकते हैं। आप किसी प्रकार का व्यसन करते हैं, आप में किसी प्रकार की व्याधि है, आप में किसी प्रकार की बीमारियां हैं, तो वो आपके जो है आने वाली पीढ़ी में भी पास ऑन होगा। तो इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि ये जो पूरा सृष्टि है, ये आने वाली पीढ़ी कैसे सुदृढ़ बने इसके हिसाब से काम करती है। केवल मनुष्यों में नहीं, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में, हर प्रकार के जो जातियां हैं उसमें ये काम आता है। तो आपको जो इसमें सबसे पहली चीज जो है वो बीमारियों से कैसे बचना है, तो मैं एक ओवरव्यू में देना चाहूंगा कि जो बीमारियां हैं वो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया से हो सकती हैं, या जो आपके जो जीवन शैली है उसके कारण हो सकती है। तो हम बहुत सारे लोग जो है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम स्टमक एसिडिटी जो है से डील करते हैं, तो इसमें जो साइंस के स्टूडेंट्स है वो समझ पाएंगे कि एक ली चैटलिस प्रिंसिपल होता है। तो ली चैटलिस प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी बॉडी जो है वो एक इक्विलिब्रियम पे है, उसको अगर कोई कॉन्स्टेंट आप उसमें लेकर आएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसी दिशा की तरफ जाएगा जहां पर वो उस चेंज को जो है, उस चेंज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो मैं साधारण भाषा में मैं बहुत बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं बहुत साधारण लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा आप सबको कि जैसे आप सुबह सुबह आप पानी पीते हैं, कई लोगों की आदत है कि सुबह सुबह उठते ही पानी पीना है, कई लोग 1 लीटर पानी पी जाते हैं, जितना बिना प्यास के बहुत सारा पानी पी जाते हैं। तो ये ली चैटलिस प्रिंसिपल काम वहां करता है कि रात भर आपके शरीर ने आपको एसिड बना के रखा आपके शरीर में, और सुबह सुबह भोजन पचाने के लिए उस एसिड की तैयारी की है। तो अगर आप बहुत सारा पानी पीकर उस एसिड को वॉश अवे कर देते हो, आप एक तरह से धो देते हो उसको, तो वो शरीर जो है वो उसके लिए एक जो है इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है। जो बैलेंस की स्थिति क्या थी कि उसके शरीर में एसिड होना चाहिए था भोजन पचाने के लिए, अब वो नहीं है क्योंकि ज्यादा पानी आपने पी लिया। तो अब क्या करता है शरीर, एक दिन वो दोबारा से एसिड बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन रोज यदि आप ये काम करेंगे तो अब शरीर क्या करेगा, आप पहले से ही ज्यादा एसिड बना के रख देगा, क्योंकि उसे पता है कि आप रोज उसे धोने वाले हो, साफ करने वाले हो पानी पीकर ज्यादा। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में एसिडिटी बनेगी, आप एसिडिटी के मरीज बनेंगे क्योंकि ज्यादा एसिड बना रहा है बॉडी। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पानी पीना है वो 2 गिलास से ज्यादा नहीं पीना है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल मैं इस तरह के साइंस आपको समझाना चाहूंगा। तो इसमें आपको पाइल्स, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, ये आजकल जो यंगस्टर्स को भी 24-24 साल के यंगस्टर्स को, 20-20 साल के यंगस्टर्स को हार्ट अटैक आ रहा है, ये कभी हमारे पूर्वजों के साथ कभी ये परेशानी क्यों नहीं आई, उसको हमें समझना पड़ेगा। तो मैं अभी ये सब बीमारियां, तो हम बीमार पड़ रहे हैं। आप सोचिए, हम बीमार इसलिए पड़ रहे हैं कि हम लोग अपनी जीवन शैली में एक मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वज जो है पूरी तरह से कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वैज्ञानिक जीवन जीते हैं। हमने हमेशा ये देखा कि वो वैज्ञानिक जीवन उन्होंने जिया, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं। आज क्या हो रहा है, हम कहते हुए नहीं थकते कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन पूरी तरह से अवैज्ञानिक तरीका से है। हमारा पूरी जीवन शैली, दिनचर्या जो है वो पूरी अवैज्ञानिक हो चुकी है। हमारा भोजन के, हमारे शरीर के अनुसार हम भोजन नहीं करते, हमारे ऋतु के अनुसार भोजन नहीं करते। तो अब बदला क्या है, कुछ नहीं बदला। हमारी बॉडी वही है जो हमारे पूर्वजों की थी, हमारा शरीर वही है, हमारे सब कुछ वही है, लेकिन हमने क्या बदल दिया है, अपना दिनचर्या और ऋतुचर्या। अब जो अब हमने देखा है कि आज हमारे पास मोबाइल लेके लेके आते हैं आप लोग कोई भी गैजेट लेके आते हैं या किसी भी प्रकार की मशीन घर में लेकर आते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि चलती कैसे है, उसका ऑपरेटिंग मैनुअल आप पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। उस शरीर की ऑपरेटिंग मैनुअल हमको नहीं पता है, जो आयुर्वेद है। आयुर्वेद में, मैं नहीं कहता आप सब आयुर्वेद पूरा पढ़िए, आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम मूल रूप से हम जैसे लोग और बहुत सारे आयुर्वेद के जो ज्ञाता हैं
वो इस विषय पर बहुत अच्छी जो है लेक्चर्स, बहुत अच्छा ज्ञान जो है उन्होंने बड़े ससार में दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। कम से कम उसको यदि हम फॉलो कर लें तो जैसे हम लोगों ने बहुत हजारों लोगों का जीवन सुधारा है, आप भी सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दवाई वगैरह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि यदि आप योग करते हैं, यदि आप सुबह सुबह वॉक करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी व्यायाम करते हैं, लेकिन अगर आपका भोजन और पानी ठीक नहीं है तो आप जो है कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सुबह योग करता हूं, मैं सुबह दौड़ लगाता हूं या कुछ भी मैं करता हूं और आपको दिन भर जो है जंक फूड खाने की आजादी मिल जाती है। ये नहीं करना है, क्योंकि आपका जब तक आपका भोजन पानी नहीं सुधरेगा, आपकी कोई भी रिजिम योग तक भी आपको काम नहीं आने वाला। इसके विषय में जो मैंने योग के बारे में बात की, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज योग जो है, योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इस देश में हर 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 शहर में, मुख्य शहर में एक लंबी लाइन है हॉस्पिटल्स की, और हर साल जो है नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, एम्स नए खोलने पड़ रहे हैं। तो ये किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है कि देश में जो है बीमार बढ़ रहे हैं। योग बढ़ गया लेकिन बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि योग तो हमने किया, लेकिन योग आपके फलीभूत हो उसके लिए अपनी दिनचर्या को नहीं सुधारा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि इस देश में हॉस्पिटल, नए से नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो वो बहुत खुशी का विषय नहीं है, वो दुख का विषय है। हॉस्पिटल्स खुल भी रहे हैं और सबका बिजनेस भी चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा, एक गंभीर विषय है जो हमें समझना पड़ेगा। तो भले ही वो विकास की जो एक मापदंड है उस पे हॉस्पिटल खुलना, ये सब खुलना जो है माने जाते हैं, हमें ये लगता है कि यदि वो हॉस्पिटल चल भी रहे हैं, उनका बिजनेस भी चल रहा है, उसमें मरीज भी भरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं देश ज्यादा बीमार हो रहा है। ये एक मुख्य रूप से मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो हमें, और आज की डेट में आपने यदि देखा होगा कोरोना काल में भी, कि जब पूरे मेडिकल सिस्टम पे इतना प्रेशर पड़ गया कि हर कोई जो है कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होना चाह रहा है या हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, जिसके कारण लोगों की जान गई। तो आप लोग ये अगर ये समझते हैं कि हॉस्पिटल्स की वजह से या डॉक्टर्स की वजह से आपको स्वास्थ्य मिल सकता है, वो आपका इलाज कर सकते हैं आपका केवल, आपको लेकिन बीमारी से मुक्ति नहीं दिला सकते। आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बीमारी से मुक्ति आप सबसे पहले शुरू करिए अपने घर में। तो वही ऑपरेटिंग मैनुअल जो है, ये तक आप नहीं समझेंगे तो उसको बहुत मैं संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या है वो ऑपरेटिंग मैनुअल, एक बेसिक, जो आप अपनी पढ़ाई के साथ, आज का जो एक युग आ गया है जिसमें हम ऑब्वियसली हम प्राचीन काल वाली पद्धति एकदम से नहीं अपना सकते, लेकिन क्या बेहतर हम कर सकते हैं अपने जीवन को, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि इससे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस, हर चीज से ये जुड़ा हुआ है। और मैं, यदि अपनी मैं बात करूं, मेरा खुद जो है इस सारी पद्धति को करने के बाद जो जीवन में यू टर्न आया, वो राजीव दीक्षित जी का यदि आपने नाम सुना होगा, तो राजीव दीक्षित जी के ज्ञान को, जो स्वास्थ्य पर उन्होंने बात की, देह और देश के बारे में जो उन्होंने बात की, उसको हमने अपने जीवन में उतारा तो देखा बहुत अद्भुत लाभ मिले। और फिर हजारों लोगों तक ये ज्ञान हमने जब पहुंचाया, तो हमें ये पता चला कि जब ये ज्ञान हमारे जीवन में हम उतार लेंगे तो हमें किसी चिकित्सक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने सबसे बेहतर चिकित्सक बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो परिवार को स्वस्थ रखने का जो एक आपके पास ताकत, एक पावर, एक शक्ति आ जाएगी, तो आप देखेंगे कि आप कोई भी काम जीवन में कर रहे हैं, आपको ये फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि हम बीमार हो जाएंगे तो हमारा, कभी भी बीमार हम हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आपके सामने नहीं आने वाले, ऐसी स्थिति में आप नहीं फंसेंगे। तो क्या है वो ऑपरेटिंग मैनुअल, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। तो अब आप देखिए, आपका शरीर जो है, मैं बहुत मूलभूत क्वेश्चन ये मैं आपको प्रश्न पूछता हूं कि मान लीजिए, मैं बहुत एक अलग तरीके से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गूढ़ भाषा में बात करने का मेरा प्रयास नहीं रहता है, जिससे कि किसी को भी ये बात समझ में आए, कोई भी इस वीडियो को देखे, कोई भी जानकारी देखे, उसे समझ, वो रिलेट कर पाए। तो हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो दो चीजों से मुख्यतः बनता है, भोजन जो हम खाते हैं और पानी हम जो पीते हैं, जो द्रव पदार्थ हम लेते हैं। तो भोजन और पानी के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है जिससे हमारी, वस्तु नहीं है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। हवा, यदि आप कहेंगे तो हवा हमारे पास चॉइस नहीं है, जैसी हवा हमारे है वैसी हमें लेनी पड़ती है, लेकिन भोजन और पानी हम चुन सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम कैसा भोजन और कैसा पानी लेते हैं। तो जिस प्रकार से आपको कोई डिश बनाने के लिए, मान लीजिए खीर बनानी है आपको, तो आपको उसके लिए एक फिक्स रॉ मटेरियल चाहिए जो खीर अच्छी बनाएगा। वो है जैसे चावल हो गया,
दूध हो गया, मीठा हो गया और अग्नि हो गया। आप इसमें अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें डाल देंगे, मिर्च भी डाल देंगे, इसमें नमक भी डाल देंगे, तो वो खीर नहीं बनेगी। ठीक वैसे ही एक आदर्श स्वस्थ शरीर के लिए जिस प्रकार का भोजन और पानी चाहिए वही आपको शरीर में डालना है। उसके अलावा कुछ और डालेंगे तो वो स्वस्थ शरीर नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। क्योंकि आपको यदि पता होगा कि भोजन का जो अंतिम स्वरूप है वो मन है, तो जैसा खाएंगे अन्न, अन्न वैसा बनेगा मन, ये कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि भोजन जो आप करते हैं तो वह आपके शरीर में सबसे पहले क्या करता है, रस में परिवर्तित होता है। उसके बाद आपका वो जो रस है वो रक्त में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अस्थि, उसके बाद मेद, मज्जा, ये सब जो बनते बनते पूरा एक प्रोसेस है बिल्कुल, इसकी वो लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए मैं उसको नहीं बोलना चाहता। लेकिन ये इसमें कन्वर्जन, ये स्टेप्स है बकायदा। इसके पहले आपका रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर आपकी अस्थियां बनेंगी, मांस बनेगा, फिर अस्थियां बनेंगी, फिर अस्थि मज्जा बनेगा जो बोन मैरो हम बोलते हैं। उसके बाद रज या वीर्य बनेगा और उसके बाद वो प्रोसेस होते होते आपके मन में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस में यदि चलते जाएंगे तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, जैसे आप कई हॉस्टल में रहते होंगे, कई आप जो है खाने के शौकीन होंगे बाहर के, तो मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जो बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा है और बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो रोज जो है पिज्जा ऑर्डर करके खाता है। और लेकिन एक विद्यार्थी है जो जो साधारण उसके अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन वो रोज जो है अपना हाथ का बना भोजन या शुद्ध भोजन खाता है। तो उन दोनों के शरीर में बहुत फर्क होगा, उसके हड्डियों की बनावट में, उसकी हड्डियों की मजबूती में बहुत फर्क होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो अपने मोटापे के कारण भी परेशान होते हैं, और बहुत सारी बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, वो मोटापे के कारण परेशान होते हैं। तो मैं भी उसी से परेशान था, लगभग 100 किलो वजन था मेरा लगभग 10 वर्ष पहले। लेकिन अब जो है हमने एक बात समझ ली कि यदि आपकी हड्डियां, आपकी अस्थियां बहुत मजबूत हैं तो आपको फैट नहीं बढ़ेगा, आपको मोटापा नहीं होगा। तो अपनी हड्डियों को मजबूत करने का तरीका आप ढूंढिए, वो तभी होगा जब आप अच्छा भोजन करेंगे। तो पिज्जा खाने वाला जो व्यक्ति है उसमें जो रस बनेगा वो भी दूषित होगा, उसका रक्त बनेगा वो भी दूषित होगा, मांस बनेगा वो भी दूषित दूषित होगा, मेद भी दूषित होगा, उसकी अस्थियां भी दूषित होंगी। तो वो सब विकार जो है वो पसर जाएंगे उसके पूरे शरीर में। लेकिन जो अच्छा भोजन करता है उसका ठीक विपरीत होगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो हमारे शरीर पे कैसे प्रभाव डाल रहा है। तो भोजन और पानी का, तो अब हमारे शरीर को जो क्या बनाता है, भोजन और पानी। हमारे शरीर को बीमार क्या बनाता है, भोजन और पानी। यदि आप ये जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं इसमें आपको लगे कि दोनों चीज शरीर बना भी रही है और बीमार भी कर रही है, कैसे, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपको भोजन करने का जो नियम है वो क्या है आपका। आप देखेंगे कि यदि आपको स्वस्थ रहना है जीवन में तो आपको समझना होगा कि आपकी जो भूख है, जो भोजन है, वो किस समय कर रहे हैं। प्राकृतिक भूख लगने पे कर रहे हैं या कृत्रिम भूख लगने पे कर रहे हैं, ये ध्यान हमें देना होगा। प्राकृतिक भूख क्या होती है? प्राकृतिक भूख जो है वो होती है जिसमें हमें सूर्योदय और सूर्य अस्त के से हमारे जीवन शैली कंट्रोल होती है करोड़ों वर्षों से। ये जो जानवरों का भी शरीर आप देखिए, पक्षियों का भी शरीर आप देखिए, वो सब सूर्योदय से पहले ही उठ जाते हैं, सूर्योदय के साथ उठते हैं उनकी दिनचर्या, और सूर्य अस्त के साथ ही उनकी दिनचर्या समाप्त हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या आज इसके ठीक उलट हो गई है। हम सुबह उठते ही भोजन नहीं करते, उठते ही मतलब सूर्योदय के साथ हमें भोजन करना चाहिए। ये पहला नियम है। जो नेचुरल एपेटाइट है, आपकी नेचुरल भूख है, प्राकृतिक भूख है, वो तब होगी जब सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा। इस कारण से जब आप सुबह उठते हैं तो 9 से 11 के बीच में आपका भोजन हो जाना चाहिए, इसका अर्थ ये है। तो पहले जो है क्या किया जाता था, तो ये कहते थे, कहावत थी जिसमें कहावत को कहते हैं कि एक बार खाए वो योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए वो रोगी। तो अब 3 बार भी खा रहे हैं तो रोगी की श्रेणी में आपको डाला जाता है, 2 बार में भी भोगी की श्रेणी में डाला जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक ही बार खाइए, लेकिन कम से कम आप 2 बार खाने का नियम बनाइए। और ये खाने का जो नियम है इसको मैं बहुत स्पेसिफिकली बताऊंगा कि खाने का क्या मतलब है। खाने का मतलब ये नहीं है कि जब आप एक रोटी दाल चावल सब्जी रख के बैठेंगे वही खाना होता है। खाने की डेफिनेशन एक अलग आज आपको मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो नियम मैं बताने वाला हूं इसमें 3 बार खाने वाले व्यक्ति को रोगी बताया गया है। तो 4 बार 5 बार 6 बार वालों को तो आप गिनती में ही मत रखिए कि वो किस प्रकार के उनका जीवन होने वाला है। इसीलिए आपका जो डाइजेशन का जो स्टमक का जो समय है फूड का, वो 7 से 9 के लगभग का है।
उसके बाद जब आप 9 बजे 10 बजे के करीब भोजन कर लेते हैं तो 9 से 11 जो है जूसेस जो है वो होते हैं। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन का टाइम 11 से 1 का होता है। तो जब आप 11 से 1 बजे भोजन करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप आगे चल के हार्ट के पेशेंट बनने वाले हैं। ये मैं बहुत एक गंभीर स्टेटमेंट मैं कर रहा हूं कि दोपहर का भोजन अगर आपने किया 12 बजे के बाद, 11 12 भी बहुत लेट है लेकिन फिर भी मजबूरी है, लेकिन 12 बजे के बाद आप यदि कर रहे हैं 1 बजे 2 बजे टिपिकली हम करते हैं नॉर्मली, तो आप बहुत सारे खासकर हृदय रोग में तो जरूर फंसेंगे, जो आजकल हो भी रहा है। विशेषकर जैसे सरकारी नौकरी करने वाला 9 to 5 की जॉब वालों को दोपहर में खाने की आदत है। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने अपनी जीवन शैली बदली, उन्होंने जो है अपने स्वास्थ्य को बहुत अद्भुत रूप से जो है उन्होंने विकसित किया, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य को सुधार लिया। तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि इसीलिए एक कहावत है अंग्रेजी में, ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए प्रिंस एंड डिनर लाइक ए पॉपर। ये यूरोपियन और अमेरिकन सभ्यता के हिसाब से ये कहावत है जिसमें 3 बार खाने का नियम बताया गया है, लेकिन मैं इससे विपरीत बात करूंगा, ये केवल आपको समझाने के लिए है। इसमें जो है 1 2 बार खाने का नियम आपको बताने वाला हूं। तो ये लंबा चौड़ा होगा, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो आप ये भोजन क्या है, आपको पहले मैं ये समझाना चाहूंगा। तो भोजन क्या है कि आप कोई भी सॉलिड फूड इन एनी क्वांटिटी, मतलब मान लीजिए आप मॉर्निंग टी बिस्किट ले रहे हैं, वो आपका एक मील कंसिडर किया जाएगा शरीर के द्वारा। आप समझिए क्यों। मान लीजिए आपने एक सुबह सुबह एक बर्फी का पीस भी खाया, आपने कुछ भी खाया, कुछ भी आपने ब्रेकफास्ट के रूप में थोड़ा बहुत भी एक कुछ भी आपने मिठाई खा ली, या इवन एक मूंगफली का भी आपने दाना खाया, तो आपके शरीर को उस दाने को पचाने के लिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को एक छोटी सी चीज के लिए ऑन कर दिया, और उसमें उतनी ही ताकत लगने वाली है जितना कि एक पूरा मील को पचाने में लगने वाली है। इसका मतलब यह है कि जब आपको भोजन करना है तो ये 2 बार जो बताया गया है, 1 बार खाई होगी, 2 बार खाई होगी, वो भोग जो करना है आपको, वो भोग केवल 2 ही बार करना है, जिसमें आपके दिन भर के भोजन में आपके सॉलिड चीज केवल 2 ही बार होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अर्थ यह है कि इसके जब आप भोजन करने बैठें तो उस भोजन के कारण आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन में उस भोजन को सुबह सुबह 1 ही बार कर लेना है, 9 से 11 के बीच में कर लीजिए। उसके बाद शाम को सूर्य अस्त के समय ही करना है। बीच में आप सॉलिड कुछ ना खाएं, बहुत अच्छा है, जिससे आपके भोजन की पाचन अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने सुबह सुबह, लोग चाय पीने के आदी हैं, जो वास्तव में बहुत खतरनाक चीज है, चाय नहीं, हम नहीं पीते हैं चाय। चाय पीने के कारण आपके शरीर में बहुत सारी व्याधियां आती हैं। तो चाय स्टूडेंट्स को, तो खासकर छात्रों को तो नहीं पीनी चाहिए। आप यदि रात रात में जगने के कारण पढ़ने के लिए जगते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो मैं आज आपको ये साफ साफ स्पष्ट बता देता हूं, आपके जीवन में आप बहुत सारे रोगों में फंसने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात। तो चाय मैं निवेदन करता हूं आप सब छोड़ दीजिए। तो मॉर्निंग टी और बिस्किट आपने लिया, 1 मील हो गया आपका वो। ब्रेकफास्ट आपने कर लिया, वो 2nd मील हो गया। फिर लंच आप दोपहर में करते हैं, 3रा मील हो गया। कोई मान लीजिए दिन में आपने आप देखेंगे हमेशा शाम के 5 से 6 बजे के लगभग जब सूर्य अस्त का समय होता है, आपको बहुत तेज भूख लगती है। वो नेचुरल भूख होती है। उस समय आप क्या करते हैं, कुछ बाहर का, या आप ऑफिस में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, कहीं भी होते हैं, आप कुछ भी खा लेते हैं उस समय वास्तविक घर का बना भोजन खाने का नियम है। उस समय यदि आप भोजन करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उस समय किया हुआ गलत भोजन जो है वो बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम आपके शरीर में देगा। तो अब आपको मान लीजिए आपके कलीग जो प्रमोशन ने आपको बर्फी ऑफर की, आपने दिन में खा लिया, तो 4 मील हो गए। शाम को चाय बिस्किट का फिर लोगों को नियम होता है, मैंने देखा है इवनिंग टी पीते हैं, वो 5 मील हो गया। अब जो नेचुरल एपेटाइट है 5 से 7 के बीच की जो प्राकृतिक भूख है, वो भूख लगी आपको, आपने क्या किया, एक कुछ भी आपने बाजार से खरीद के खा लिया, कुछ भी खा लिया आपने। उसके बाद आप रात में डिनर करते हैं, तो वो 8वां मील आपका हो गया। तो ऐसे करके आप इतने सारे मील आप कर रहे हैं, तो क्या होता है, मैं आपको उसका आगे कैलकुलेशन दिखाता हूं। एक एवरेज डाइजेस्टिव जूस एक बॉडी में जो बनता है, वो 1000 से 1200 ml के करीब बनता है। एक स्वस्थ शरीर में मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप छात्र हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप सबके शरीर जो इस समय बिल्कुल यंग हैं, आप बिल्कुल जवान हैं, तो आपके शरीर में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो 1000 से 1200 ml बनते हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ मील्स 8 आपकी हुई है, 8 भी हुई है, 6 भी हुई है, तो आप डिवाइड कर लीजिए, तो आप देखेंगे 8 मील वाले व्यक्ति का पर जो मील जो शेयर है, मतलब
प्रति मील जो उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूस शरीर को प्रयोग करना पड़ा, वो केवल 125 ml एक मील को मिला। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी डाइजेस्टेशन की जो एफिशिएंसी है वो 12.5% हुई, जिसमें स्टमक जो पास फेल का जो खेल है ना, तो 33% पे तो पास होते हैं, पासिंग परसेंटेज 33% है, लेकिन आपका स्टमक जो बुरी तरह फेल हो जाता है। वो बुरी तरह फेल होने का अर्थ है कि आप जो है बीमारियों में फंस जाते हैं। तो उसका जो मित्र है, आज जो एक बहुत बड़ा मैं एक विषय उठाने वाला हूं, वो है डायबिटीज का विषय। आप जाने अनजाने आपके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं भी है, लेकिन डायबिटीज में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक का फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है पैंक्रियाज। तो इस कारण से पैंक्रियाज भी सफर करते हैं। तो आज जो है मधुमेह एक इतनी बड़ी बीमारी बन गई है, जिसके कारण जो है लोगों की आयु बहुत पहले समाप्त हो जाती है। साइलेंट किलर के रूप में उनके शरीर को खोखला कर देता है मधुमेह। तो उस विषय पे हमने बहुत काम किया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि पैंक्रियाज, जब आप बार बार अपने शरीर में रोज 3 से ज्यादा मील, 4-5 मील इस तरह से डालते हैं आप, तो आपके पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं, जो वो इंसुलिन रिलीज करने के लिए जीवन भर के लिए एक लिमिट होता क्या है कि आपके स्टमक के पास जो डाइजेस्टिव जूसेस रोज रोज आप गलत आदत के कारण आप उस डाइजेस्टिव जूसेस को प्रयोग कर लेते हैं। तो जब पेट के पास वो नहीं बचता है, तो पैंक्रियाज को कहता है कि आप जो है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करो। तो पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़कर उस काम में लगती है, और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई वर्षों तक जब हम ये गलतियां करते रहते हैं रोज रोज, तो हमारी पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स है वो यूटिलाइज हो जाते हैं, और उसके अंदर इंसुलिन बनाने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और फिर हम डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। तो आप सबसे ये निवेदन है कि ये गलती ना करें। आप ये जो बार बार भोजन करने का जो नियम है आप लोगों ने बनाया हुआ है, वो इतनी भयंकर बीमारी में आपको फंसाता है, जिसके कारण ये देश जो है बार बार जो है भोजन करने के कारण, बाहर का भोजन करने, एसिडिक भोजन करने के कारण जो है अपने पैंक्रियाज को गंवा बैठा है, और डायबिटिक कैपिटल जो बन चुका है इस देश दुनिया का। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो आप इसको गहराई से इस बात को समझिए। तो अब होता क्या है, मैं आपको जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी 8 बजे डिनर आपने कर लिया, उदाहरण के तौर पर आपके दुर्भाग्य समझ लीजिए, सौभाग्य समझ लीजिए, किसी के विवाह में जाने का आपको अवसर मिला। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं, जो आपको समझ में आए। तो उस दिन डिनर आपका विवाह में होने वाला है, उस विवाह में गए, आपने कितने नियम आयुर्वेद के तोड़ेंगे आप? मैं उसको एक बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि डिनर ही रात में स्टार्ट होता है। कभी भी देखिएगा तो आप शाम को जो भोजन है वो सूर्यास्त तक हो जाना चाहिए था, अब वो डिनर रात में होता है। इसकी वजह से क्या है, आपका जो है कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, ऑयली स्नैक्स आप खाते हैं, डिनर जो है वो रात में शुरू होता है, बफे स्टाइल होता है, तो बैठकर हम नहीं खाते हैं। तो आयुर्वेद में बैठकर खाने का नियम है। रिफाइंड ऑयल, अब रिफाइंड ऑयल और आयोडाइज साल्ट, ये दो ऐसे विषय हैं जिनको मैं आपको जो थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। और एल्यूमिनियम के बर्तन, आप अपने घर में आप जिस तरह के भोजन में आप कर रहे हैं, तो यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको बताना चाहूंगा, और यदि आपका हॉस्टल है, वहां पर भी जो आपका मेस है, वहां पर भी जो भोजन बनता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें आज से रिफाइंड ऑयल यूज करना बंद कर दीजिए आप। क्योंकि ये रिफाइंड ऑयल जो है वो आपको हृदय रोगों में फंसाएगा। जो पुराना कच्ची घानी का तेल था वह प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वही तेल आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छे वाला बनाएगा, जो आपके शरीर में किसी प्रकार की ब्लॉकेज नहीं करेगा। तो मूंगफली का तेल, कच्ची घानी का, सरसों का तेल, नारियल का तेल, ये सब जो तेल हैं बहुत अद्भुत काम करते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि जो तेल हम अपने शरीर पर नहीं लगा सकते, ये हम आपको बहुत शॉर्ट में एक मैं बताता हूं, इसको एक्सप्लेन नहीं करने की आवश्यकता है, कि आपके शरीर में जो है जो तेल आप अपने सर पे नहीं लगा सकते, अपने शरीर पे जिसकी मालिश नहीं कर सकते, उस तेल को कभी खाना भी नहीं चाहिए। यही आयोडीन रिफाइंड ऑयल के साथ है। जैसे सरसों का तेल आप लगा सकते हैं, शरीर पे भी लगा सकते हैं, सर पे भी लगा सकते हैं। आप बाकी जो नारियल का तेल है खा भी सकते हैं, सर पे भी लगा सकते हैं। तो जो तेल आपके शरीर पे लगाने योग्य नहीं है, वो खाने योग्य भी नहीं है। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझ लीजिए। आयोडाइज सॉल्ट जो है वो हमारे देश में अभी आया है, उसके कारण बहुत सारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स वगैरह हम फंसे हैं उसके अंदर। तो आयोडाइज सॉल्ट की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना है, क्योंकि जो हमारे नमक वगैरह सब में आयोडीन उतना होता है जितना हमें चाहिए। क्योंकि आयोडीन सॉल्ट का ही कारण बड़ा है कि आज हम
थायराइड की जो प्रॉब्लम कभी सुनने में नहीं आती थी 20-25 वर्ष पहले, आज थायराइड की प्रॉब्लम में हम फंस गए क्योंकि आयोडीन की अधिकता हो गई है। और आयोडीन सॉल्ट जो है वो प्राकृतिक जो नमक है, सेंधा नमक है, हिमालयन नमक है, पिंक सॉल्ट है, जो पहाड़ी नमक है, उसको हम प्रयोग करें तो बहुत हमारे शरीर को फायदा होगा, ये हमें ध्यान रखना है। और बर्तन जिसमें भोजन बन रहा है, तो प्रेशर कुकर हमारे घरों में प्रयोग नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर या स्टील प्रेशर ढके हुए बंद क्लोज्ड वेसल में भोजन नहीं बनना है, ओपन वेसल में बनना है। जैसे मिट्टी की हांडी हो गई, लोहे की कढ़ाई हो गई, इसमें आप भोजन बनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि सांस से संबंधित दिक्कतें, किसी को डायबिटीज की दिक्कत है, सांस से संबंधित दिक्कतें यदि आगे करनी है तो वो अवश्य एल्यूमिनियम के बने बर्तनों में भोजन करें, क्योंकि एल्यूमिनियम एक बहुत आदर्श एक मेटल नहीं है भोजन बनाने के लिए या खाने के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर का भोजन आप करते हैं, उसके बाद आपका जो कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड आप खाते हैं वहां, वो बहुत खतरनाक नुकसान करता है आपको। जंक फूड, नूडल, पिज्जा सब खाते हैं और अलग अलग विरुद्ध भोजन हम करते हैं। विरुद्ध भोजन का अर्थ है जो एक दूसरे की नेचर के विपरीत है। जैसे मान लीजिए आप जो है दूध और दही एक साथ नहीं खाते हैं क्योंकि दोनों के एसिडिक और एल्कलाइन नेचर है। ठीक वैसे ही यदि आप दाल और दही का सेवन करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है, तो वो नहीं करना है इस तरह से। तो ऐसे कई विरुद्ध भोजन जो है आप विवाह के समय करते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो विवाह में हम गलतियां कर रहे हैं भोजन में, केवल विवाह के समय नहीं कर रहे, ये हम जब घर में वापस आते हैं तो हमारे किचन में, हमारी रसोई में, किचन तो मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि रसोई हमारे देश की पद्धति है, किचन जो है विदेशी पद्धति है। तो रसोई में जो है हम यही गलतियां कर रहे हैं और इस कारण से वो रसोई किचन बन गई है। इस किचन में रस नहीं, रसों का निर्माण नहीं होता उसमें। आप किचन में जो है वो बीमारियों का निर्माण हो रहा है आज की डेट में। तो अब जो है ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो आपको जो नियम अपनाना है वो ये कि सुबह और शाम आपको भोजन करना है। ये सबसे आदर्श स्थिति है। यदि आप इसका प्रभाव, आप मेरी बात करके देखिए, 1 महीना आपको प्रभाव उसका नजर आने लगेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी, ब्रेन की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, आपका दिमाग, मस्तिष्क, बुद्धि और अच्छे से काम कर रही है। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर को बहुत अद्भुत लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है कि अपने भोजन को अच्छे से पचाते नहीं है हम। जल्दी में क्लास अटेंड करनी है या कुछ भी करनी है, पूरा काम। एक शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर एक वाक्य कहा था कि हम जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। तो अपनी जीविका के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए हम अपने शरीर, अपने भोजन को इस तरह से करते हैं जैसे भोजन एक तरह से हम उपकार कर रहे हैं शरीर पे। नहीं, ये भोजन ही है जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो उसको ठीक से भोजन को पचाना है तो उसके लिए उसको चबाना जरूरी है। तो इससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप बड़े किसी मिश्री की डली को आप दूध में डालिए तो घुलने में टाइम लगाएगी, पीस कर डालेंगे तो जल्दी घुलेगी। ठीक वैसे ही जब आप भोजन को अच्छे से चबाएंगे तो आपके शरीर में वो भोजन अच्छे से पचेगा, तो अच्छा डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन पे ध्यान देना है। ये पूरा जो मैं व्यवस्था बता रहा हूं उसमें अपने डाइजेशन को कैसे इंप्रूव करना है वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपका भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो आप जो है कई बीमारियों में फंसेंगे। आप कितना ही अच्छा भोजन कर रहे हैं, यदि अगर वो गलत समय पे कर रहे हैं फायदा नहीं करेगा। लेकिन शायद कुछ गलत भी भोजन यदि कर रहे हैं, वो सही समय पे कर रहे हैं और उसे ठीक से पचा ले पा रहे हैं। कभी कभी अगर ऐसा होता है, गलत भोजन करना पड़ा तो उपवास कर लिया या कुछ भी कर लिया, आप देखेंगे कि आपका शरीर सुधर जाएगा। तो ये भोजन पचाने में, अब भोजन कर लिया, एक पानी का बहुत बड़ा महत्व है। पानी, मैंने जो ऊपर लिखा हुआ वो आपको पढ़ के हैरानी होगी, वाटर इट डिस्ट्रॉयज योर हेल्थ का मतलब, अगर आपको नहीं पता है कि वो कब पीना है, कैसे पीना है, कितना पीना है और जो है किस तरह से पीना है, आप देखेंगे इसके मैं कुछ नियम बताऊंगा जो आप बहुत आसानी से अपने जीवन में अपनाकर, विशेषकर जिन लोगों को मोटापे की दिक्कत है या जिन लोगों को थकान रहती है, जिनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा नहीं होता, उनके लिए ये नियम आप कर लीजिए। आप देखेंगे कि पानी ही आपके स्वास्थ्य को सुधार देगा। तो इसमें क्या है, 5 गोल्डन रूल हैं पानी के, वो आप आज नोट कर लीजिए इस बात को। वो 5 गोल्डन रूल यदि आप ध्यान रखेंगे हमेशा, तो आप देखेंगे कि इन गोल्डन रूल्स की वजह से आपके जीवन में जो है बहुत अद्भुत परिवर्तन आ जाएंगे, क्योंकि मेरे जीवन में आए। वो क्या है कि आप कभी भी, भोजनांते विषम वारी एक नियम है कि भोजन के अंत में कभी भी पानी नहीं पीना है। आपको भोजन के मध्य में यदि 2 अन्न खा रहे हैं तो 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, लेकिन भोजन के अंत में पानी 90 मिनट तक नहीं पीना है, 1.5 घंटा।
बिल्कुल अलार्म लगा के आप 1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपने भोजन पानी आपने पी लिया, फिर पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप मान लीजिए जैसे आपका डाइजेशन चल रहा है और आपने खूब सारा पानी भोजन करते ही पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो क्या होने वाला है उससे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का जो डाइजेशन होने वाला था वो रुक जाएगा, आपका एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा। इस एसिड डाइल्यूशन की वजह से क्या होगा, आपके जो एसिड जिसको भोजन पचाना था, अग्नि जो थी एसिड की, वो उस भोजन को अच्छे से नहीं पचा पाएगी। तो आप लगभग 108 रोगों के, जिसका अंतिम जो रोग है वो कैंसर है। शुरुआत वो होगी वायु बनने से, दूषित वायु बनने से शरीर में, तो वायु बिगाड़ने के बाद वो होते होते 108वां जो रोग है वो कैंसर है। इस रोग तक में आप फंसेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भोजन पीने खाने के भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीने की वजह से आप इतने गंभीर रोगों में फंस गए। तो इस नियम को आप बदल दीजिए तो आप इसके अद्भुत प्रभाव देखेंगे। भोजन से पहले लगभग आधे घंटे से 40 मिनट पहले आप पानी पीजिए, ये नियम है। तो इसके बाद आप ये देखिएगा कि ये क्या क्या करता है, वो पूरा लिखा हुआ है इसमें, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन आपको मैंने मूल रूप में बता दिया कि आपका यदि भोजन नहीं पचता है तो उससे भयंकर व्याधि आपकी हो नहीं सकती शरीर में, क्योंकि भोजन पचेगा तो ही सब कुछ बनेगा। जैसे मैंने पहले बताया, रस बनेगा, रक्त बनेगा, मज्जा, अस्थि, वीर्य, ये सब बनेगा। लेकिन भोजन ही नहीं पच रहा है तो क्या होता है, आपके शरीर में ऐसी चीजें उत्पन्न होंगी जो आपके शरीर को बीमारियों में फंसाएंगी। तो इसके बाद तो एक गोल्डन रूल हो गया कि 90 मिनट के बाद पानी पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। 2-3 घूंट आप पी सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पानी आप पी जाए, ठंडा पानी पी जाए, वो नहीं करना है। एक तो दूसरा, पानी आप जब भी पीना है वो सिप सिप करके पीना है, घूंट घूंट भर के पीना है। घूंट घूंट भर के पानी आप पिएंगे तो आप देखेंगे कि उस घूंट घूंट भर के पानी पीने से आपके जो विशेषकर जो पेट में एसिडिटी जिनको बनती है, वो जो परेशानियां कई लोग भुगतते हैं, वो नहीं आपको होगी कभी भी घूंट घूंट भर के पानी पीने से, क्योंकि सलाइवा मिक्स होकर जाएगा तो पेट को स्वस्थ करेगा। लेकिन आप ऐसे ही अगर ऊपर ऐसे करके पानी पिएंगे, आप गट गट करके जो हम ऊपर से बोतल लेके पानी हम पी जाते हैं, वो नहीं करना है। तो वो अगर आप करेंगे तो बहुत गलती करेंगे, अपने पेट को आप अस्वस्थ करेंगे। तो सिप सिप करके पानी पिएंगे, देखिए कई सारी बीमारी आपकी दूर होंगी इससे, विशेषकर मोटापा। ठंडा पानी तो कभी नहीं पीना है। ठंडा का मतलब ये नहीं आपको गुनगुना पीना है, रूम टेम्परेचर का पीजिए, मटके का पीजिए। विद्यार्थियों के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्लस माइनस, जो जैसे साधु योगी, मैं आपको नियम बताता हूं पाने का, साधु और योगी जो हैं उन सब के लिए क्या है, +-4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो चलेगा रूम टेम्परेचर के हिसाब से। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको +-8 डिग्री चलेगा टेम्परेचर, जो वेरिएशन जो है रूम टेम्परेचर के हिसाब से। और अगर आप जो है गृहस्थ हैं, जैसे आपके माता पिता हैं, आपके टीचर्स हैं, इनको जो है +-12 डिग्री भी चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। लेकिन फिर भी आदर्श रूप में यह है कि आपको ठंडा पानी कभी नहीं पीना है, क्योंकि उसकी वजह से एक बहुत भयंकर रोग होता है, वो है कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की। ये कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो घुटने खराब करेगी आपकी। तो कॉन्स्टिपेशन ना हो और भी लकवे की बीमारी ना हो, ये सब ना हो, उसके लिए आपको पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना है। और सुबह सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए मुंह में पानी घुमाकर पीना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीवन भर खड़े रह पाने के लिए पानी बैठकर पिए। इसका मतलब यह है पानी बैठकर पीना है। खड़े होकर पिएंगे तो घुटने आपके हमेशा खराब हो जाएंगे, इसलिए पानी बैठकर पीना है। ये नियम आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। समय जितना है उसके हिसाब से मैं इसको इतना ही बताना चाहूंगा अभी। इसलिए कितना पानी पीना है, पानी ये है कि हमें ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला की जितनी एज है उसको 10 से डिवाइड कीजिए और 2 से माइनस कर दीजिए। किसी की 40 एज है तो 10 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4। ठीक है, और आपको उसको 2 से माइनस, 2 लीटर पानी है। तो ये फॉर्मूला लोगों को बताया गया है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक फिक्स फॉर्मूला शरीर के लिए नहीं होता है। आपका शरीर को पता है कि आप जो है कितना पानी पीना है, आपको प्यास जो लगती है उसके हिसाब से आप पानी पीजिए हमेशा, इसलिए एक्चुअल फॉर्मूला वो है। तो किसी फॉर्मूले से शरीर नहीं चलता है। तो अब ये इसके बाद जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे क्या होता है, हम बहुत सारे प्रेशर्स हैं बॉडी में जो हमारे मदद के लिए दिए गए हैं, उन प्रेशर्स को हम रिलीज नहीं करते हैं समय पर। तो इससे क्या होता है, हमारे जो है स्वास्थ्य को पर इतना दुष्प्रभाव पड़ता है। तो स्लीप सबसे खतरनाक इस समय है कि स्लीप, हमें ये लगता है कि हम दिन भर काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी हम करते हैं तो हम सो पाते हैं,
वास्तव में विपरीत है इसका। हम सोते हैं ठीक से तो हम बाकी सब काम कर पाते हैं। तो इसीलिए विद्यार्थी जीवन में नींद का बहुत महत्व है। आदर्श नींद लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप जीवन में किसी काम को सही से नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। भूख, सही समय पे जो प्राकृतिक भूख लग रही है, ये नहीं कि आप दोपहर में कहीं किसी बाजार में रेस्टोरेंट में गए, वहां महक आपको आई और आपको भूख लग गई, तो वो भूख नहीं, वो कृत्रिम भूख है, वो जगाई गई है उन महक के द्वारा जो सामने खाना बनता दिखा आपको। लेकिन नेचुरल भूख आपको 2 ही समय लगती है। प्यास, छींक नहीं रोकना है आपको, मल का वेग नहीं रोकना है, पेशाब का वेग बिल्कुल नहीं रोकना है। पेशाब कोशिश करिए कि हमेशा जब भी आपको करना हो, भोजन करने के बाद 20 मिनट, भोजन करने से पहले 20 मिनट पहले आप पेशाब कर लें। पेशाब करने के तुरंत बाद भोजन नहीं करना है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पेशाब करने की कोशिश करिए, तो इससे किडनी बहुत अच्छी रहेगी आपकी। तो नहाने से पहले और खाने के बाद पेशाब जरूर करना चाहिए, लघु शंका जरूर करनी चाहिए, इससे आपकी किडनी बहुत अच्छी रहती है। ये एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। जो अपान वायु है आपका, वो आप जो है उसको उसको कभी नहीं रोकना है, नहीं तो वो बहुत भयंकर दुष्परिणाम देगी आपको। जो खांसी नहीं रोकनी है, हंसी यदि आ रही है तो रोकनी नहीं है, और नहीं आ रही है तो करनी नहीं। रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अकेले में रो लीजिए, लेकिन रो लीजिए। हिचकी को कंट्रोल नहीं करना है, डकार को कंट्रोल नहीं करना है, रोकना नहीं है जबरदस्ती। और उबासी आती है, यॉर्निंग, उबासी आती है, उसको भी कंट्रोल नहीं करना है। नहीं तो ये अगर कभी कभी हो गया तो चलेगा, लेकिन आप रोज आपकी आदत बन गई है इन सब वेगों को रोकने की, तो आपको नुकसान होगा। तो अब पेस ऑफ लाइफ में आपको बता, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सब लोग आगे चलकर कॉर्पोरेट कल्चर में जाएंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो पेस ऑफ लाइफ, रेस ऑफ लाइफ में जो है आप दौड़ पड़ेंगे, उसमें सबसे खतरनाक काम ये हो जाएगा कि आप उस कल्चर में नाइट, पहले रातें सोने के लिए होती थी, दिन काम करने के लिए होते थे, अब उल्टा होने वाला है। क्योंकि का सीधा दुष्प्रभाव जब आप विवाहित होंगे, आपके बच्चे होंगे, उस पर पड़ने वाला है। आज बहुत सारे लोग निसंतान जो है वो इस कारण से है कि उनका काम करने का जो कल्चर है वो ऐसा हो गया कि रात में वो जगते हैं, दिन में सोते हैं। ये उल्टा, इस कारण से उनका रिप्रोडक्टिव जो पूरा सिस्टम है वो बहुत प्रभावित हो गया है। तो बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म होती जा रही है, इतना दुष्प्रभाव है इसका। तो अब जो है कॉर्पोरेट कल्चर में क्या हो गया है, नाइट, रातें काम करने के लिए हो गई हैं, और दिन जो है वो सोने के लिए हो गए। और दिन सोने के लिए भी नहीं, दिन और ज्यादा काम करने के लिए हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि नींद इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा लगता है लोगों को कि नींद तो अनप्रोडक्टिव चीज है, लेकिन हमें नहीं पता नींद की वजह से ही हम सब कुछ कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये आप मैंने दिखाया कि क्या होता है जब हम रैट रेस ऑफ लाइफ में फंस जाते हैं, जिसमें हम भी फंसे हुए थे लगभग 10 वर्ष पहले, जिसमें आप रात को 9-10 बजे ऑफिस से आते हैं, डिनर करते हैं, रात में आने के बाद मैं खुद स्वयं जो है 11 बजे डिनर किया करता था, और सब विरुद्ध भोजन उसमें खाया करता था, तो बीमारियां बहुत सारी आ गई। इसके बाद आप रात को 12 बजे सोएंगे, कुछ काम वाम करेंगे, सुबह कई लोग मैंने देखा 2 बजे 3 बजे सोते हैं, फिर सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, इस वजह से आपको नींद नहीं आती है। फिर आप जल्दी जल्दी सब कुछ ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, आपको जो है मल त्याग ठीक से नहीं होता, मल त्याग ठीक से नहीं होगा तो दिन भर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे आप। पेट ठीक से साफ, घर में झाड़ू ठीक से नहीं लगी, सफाई ठीक से नहीं हुई, तो अजीब सा रहता है घर में माहौल। ठीक वैसे ही आपके साथ होने वाला है यदि आपने ये सब जो है आपने दिनचर्या की। तो अगर मल त्याग, अगर मल साफ नहीं, इंटेस्टाइन साफ नहीं हो रही, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जीवन में कुछ अच्छा नहीं होने वाला। इसीलिए ये नियम आपको करना जरूरी है, जिसका लाभ हजारों लोगों ने लिया है। तो ये 5 जहर मैंने बताए, जिसमें आपको शुगर है, आयोडाइज सॉल्ट है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर है, गेहूं का आटा केवल हमेशा नहीं खाना है। गेहूं के आटा जो है उसमें आप जौ, चने का आटा आप मिला लीजिए। मोटा अनाज जैसे बाजरा है वो अलग से खाइए, उसको मिलाना नहीं है गेहूं के साथ। आप बाजरा खाइए, ज्वार खाइए, जौ खाइए, ये सब जो है आपको खाना चाहिए। इससे आपके पेट का स्वास्थ्य ठीक रहता है। क्योंकि रिफाइंड जो व्हीट फ्लोरा, जो आप चक्की का आटा नहीं खाने के बजाय आप जो है ये पैकेट वाला आटा जो बाजार का लाते हैं ये मत लेके आइए। 15 दिन से पुराना आटा नहीं खाना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आटा घर में लेकर आइए, 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 10 किलो, जिसको आप 10 दिन में खत्म कर दें, और दोबारा फिर ताजा आटा चक्की का। हालांकि आपको हाथ से पीसने का आप नियम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम बाजार का जो पैकेट वाला आटा है वो नहीं खरीदिए। वो बहुत कहते हैं ना, पहले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं आप, ये बहुत कहा जाता था इसको, क्योंकि उसके बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आप ताजा आटा लेकर आइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। पॉलिश राइस नहीं खाना है। ऑर्गेनिक राइस जो पहले भात हुआ करता था, वो हमारे यहाँ लोग खाया करते थे, उस भात को आपको खाना है। जो अनपॉलिश राइस है, ये बिल्कुल चमकदार जो आजकल बाजार में मिलता है, ये नहीं खाना है।
दूध, दूध जो है वो आपको सफेद दूध, वो आप कहेंगे दूध तो सफेद होता है, ऐसा नहीं है। जो भैंस का दूध है, जो विदेशी नस्लों के जो गाय जिसको हम कहते हैं, वो हालांकि उसको गाय नहीं बोलना चाहिए, वो भैंस, रंगीन भैंस में बोलते, हम बोलते हैं उसको। तो उसमें आपको जो है ये करना होगा। तो जिसमें आपको दूध जो है आपको सफेद नहीं, क्योंकि जो गाय देसी गाय है उसका दूध थोड़ा पीलेपन लिया होता है, वो विद्यार्थियों के लिए सबसे सर्वोत्तम है, जिसके विषय में मैं अभी आपको बताऊंगा। 5 मिनट में मैं उस विषय को भी जरूर छेड़ना चाहूंगा। तो ये सब, ये मैंने आपको बहुत सारे शुगर वगैरह के बारे में बताया कि शुगर कैसे करती है, ये डिटेल में मैंने बताया था। तो ये एंड में जो मैं इसको समराइज करना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको ये इस विषय पे बताना चाहूंगा कि विद्यार्थी, जो मैंने शुरू में कहा था योग फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरी बहुत सारी योग यूनिवर्सिटीज में लेक्चर हुआ, योग यूनिवर्सिटीज में लेक्चर होता था, तो लेक्चर के बाद योग के विद्यार्थी जो हैं, योग के विद्यार्थी जो हैं वो हमारे मेरे पास चिकित्सा के लिए पूछने आते थे। तो मैंने कहा आप तो योग के विद्यार्थी हो, आपको चिकित्सा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो उन्होंने कहा जी हम हॉस्टल में रहते हैं, तो हमें ये भोजन की वजह से दिक्कत आती है। तो मैंने उनको यही कहा कि अपने जीवन में गाय से संबंधित भोजन को अपने जीवन में लेके आओगे तो योग फलीभूत होगा। तो आज क्या हो रहा है, जो मैंने शुरू में कहा कि योग लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, इसका कारण बड़ा ये है कि हमारे जीवन से गाय चली गई। देसी गाय का दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन, ये गोमूत्र और गोबर, गोमय जो है, उसको हमने जीवन से हटा दिया तो हमारी बीमारियों में हम फंस गए। हमने अपने जीवन में इन सब चीजों को सम्मिलित किया तो हम स्वस्थ हैं। तो आप विद्यार्थी जीवन में यदि आपको ब्रेन शार्प करना है, बुद्धि का विकास अच्छा करना है, शरीर का विकास अच्छा करना है, तो आपको दूध वही पीना है जो देसी गाय का हो। यदि दूध नहीं पी सकते हैं तो आप जो है घी देसी गाय का ही लेना है, जो वैदिक पद्धति से बिलोना करके बनाया गया हो। ये मलाई से बनाया घी, बाजार में मिलने वाला घी नहीं। अपने परिवार को बोलिए कि आपके लिए घी बनाकर भेजें, क्योंकि घी विद्यार्थी जीवन में जो पित्त को संतुलित करने को और पित्त को पुष्ट करने के लिए और उसको संतुलित करने में अद्भुत रोल, जब पित्त आपका संतुलित होगा तो आपका जो पूरा यौवन है, जो आपका, जो आपके पूरे यंग, जो आपकी पूरी एज है, जो जो आपको बिता रहे हैं इस समय, जो आप हैं जिस आयु में, वो बहुत अद्भुत तरीके से बीतेगी, जिससे कि आप बहुत सारे काम कर पाएंगे, जिसमें आपकी विद्या को ग्रहण करने के लिए जो बुद्धि होनी चाहिए वो अद्भुत रूप से आपको मिलेगी। ये गाय का घी आप नाक में डालेंगे तो आप देखेंगे आपकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि आप जिसको कह सकते हैं कि अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो आप पढ़ते रहते हैं, उसका समय कम हो जाएगा। बहुत कम समय में बहुत कुछ आप याद कर पाएंगे। तो ये गाय हमारे जीवन में आनी जरूरी है। और यदि आपको कुछ और नहीं मिलता है, छाछ, छाछ जिसको तक्र कहते हैं, आपको आपके तक्र जो है, छाछ, जितना दही है उतना पानी उसमें मिलाकर छाछ पीजिए, क्योंकि छाछ एक ऐसी चीज है जिसको मैं यदि बताऊं कि जो भोर ही मट्ठा पीवत है, ये कहावत मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो भोर ही मट्ठा पीवत है, जीरा नमक मिलाए, बल बुद्धि तीसे बढ़त है, सभी रोग जल जाए। मतलब ये छाछ तक्र एक ऐसी चीज है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो यदि भोर में सूर्योदय के समय मल त्याग करने के बाद यदि जीरा और नमक मिलाकर आप छाछ जो हाथ से जो बिलोते हैं, वैसी राइट लेफ्ट से बिलोकर यदि आप उस छाछ को, मक्खन निकालने के बाद जो बचता है वो छाछ है, मक्खन मिली हुई है तो वो लस्सी है, लस्सी नहीं पीने के लिए बोल रहा हूं मैं, छाछ तक्र बोल रहा हूं। तो इतनी बड़ी औषधि है कि बल और बुद्धि ये दोनों बढ़ाएगा, साथ में सभी रोगों का नाश कर देगा। तो बल मिल गया, बुद्धि मिल गई, सभी रोगों का नाश हो गया। तो मुझे नहीं लगता इन तीनों के अलावा कुछ और जीवन में चाहिए। तो आप ये केवल एक छाछ आपको उपलब्ध करा देती है। तो यदि दूध नहीं मिलता, दूध से कई गुना ज्यादा गुण छाछ के हैं। तो मैं आज आपको कहना चाहूंगा कि घी खूब अपने दिनचर्या में लेकर आए। घी कभी मोटापा, गाय का घी कभी मोटापा नहीं बढ़ाता। मैं एक इसका सिंपल एक आपको साइंटिफिक एक बेसिस बताता हूं कि हम लोगों ने हार्ट के ब्लॉकेजेस दूर किए हैं लोगों के घी खिलाकर, गाय का देसी घी खिला खिलाकर। क्यों? क्योंकि गाय का देसी घी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है लगभग बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम। तो बॉडी के टेम्परेचर पे गाय का शुद्ध जो घी होगा वैदिक पद्धति वाला, वो हमेशा मेल्टेड फॉर्म में रहेगा शरीर के अंदर, कभी जमेगा नहीं शरीर में। वहीं दूसरी तरफ जो भैंस का घी है, जो जर्सी वगैरह का जो घी मार्केट में जो मिल रहा है, ये घी के लिए आपको बहुत सारा शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको वो घी जो है आपके शरीर में पचेगा। जैसे हमारे पहले किसान थे,
मजदूर हैं, पहलवान हैं, ये सब लोग बहुत मेहनत करते थे, तो ये भैंस का घी खाते थे, पचा डालते थे। लेकिन हम उनकी नकल करके कहेंगे कि वो लोग भी खाया करते तो हम भी खाएंगे, तो नुकसान करेगा, क्योंकि आपका बुद्धि का काम है। तो बुद्धि के काम के लिए गाय का घी चलेगा। तो ये जब आप बहुत मेहनत करेंगे तभी जो 38-39 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट है तब उस तक पहुंचेंगे, तो ही वो घी पचेगा, नहीं तो वो जम जाएगा शरीर में और ब्लॉकेजेस करेगा। वही इसका ठीक विपरीत देसी गाय के घी के साथ है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि विद्यार्थी जीवन में गाय का शुद्ध देसी घी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपने जीवन में आप लेकर आइए। अपने घर से, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो घर से मंगवा लीजिए। जो भी भोजन आप कर रहे हैं उसमें कोई विषाक्त चीजें हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह मिला हुआ है, उसको भी खत्म करने का काम जो है काली मिर्च और घी का, आप अगर घी और काली मिर्च जो है वो विष को खत्म करने का काम करती है। तो अगर आप अपने भोजन में काली मिर्च का पाउडर और घी आप डाल लेते हैं ऊपर से, चाहे वो कहीं का भी बना हो, तो बहुत हद तक उसकी विषाक्तता कम हो जाती है, उसके दुर्गुण कम हो जाते हैं। ये नियम मैं आपको बहुत बता रहा हूं इसलिए कि हम लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं। लोगों को गाय का दूध नहीं मिल पाता, लेकिन घी आप ढूंढिए, मिलेगा आपको। तो ये मैं करना चाहेंगे। तो हमने तो गोधली गोधली परिवार में हमने यही व्यवस्था की है कि हमने लोगों को शुद्ध चीजें उपलब्ध कराने का जो काम किया है, वो इसीलिए कि गोधली परिवार के द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जब तक आप खुद आदर्श नहीं बनेंगे, एक आदर्श माता पिता भी नहीं बन सकते। क्योंकि हम इसी कारण से बहुत बड़ी गलती जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम लोग वैक्सीन की इम्यूनिटी पे, एक रेंटेड इम्यूनिटी पे डिपेंड करके अपने बच्चों को स्वस्थ देना चाहते हैं, लेकिन उनकी खुद के अंदर की जो इम्यूनिटी है, ताकत है लड़ने की, वो हथियार उनको हम नहीं देना चाहते। क्योंकि मान लीजिए जीवन एक लंबी सड़क है, उस सड़क पे कांटे बिछे हुए हैं, बीमारी रूपी कांटे बिछे हुए हैं। तो उस सड़क पे चलने के लिए यदि आपको, आपके बच्चों को पूरी सड़क पे कारपेट बिछाने की जरूरत पड़ रही है, जो वैक्सीन के रूप में हम कर रहे हैं या और भी कई चीजों के रूप में कर रहे हैं, तो बजाय उसको हम एक अच्छी अच्छी गुणवत्ता के जूते चप्पल दे दें, जिससे कि वो पूरी उस पर कारपेट बिछाने के बजाय बच्चे को अच्छी इम्यूनिटी दे दें हम। मेरा कहने का अर्थ यह है, मैंने उस रूप में इसको बता रहा हूं। अपने आपका बच्चा अच्छी इम्यूनिटी लिए हुए होगा तो आप देखेंगे कि आपके बच्चा जो है किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ जाएगा। जैसा कि अभी देखने में आया है कि पूरे कोरोना काल में बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब वो किसी प्रकार से लोगों के मन में एक एक फोबिया घुस गया है कि बच्चों को वैक्सीन लगवाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बच्चों को आज तक किसी प्रकार की कोई वैक्सीन नहीं लगी, किसी भी प्रकार की, और बहुत स्वस्थ हैं, और हजारों बच्चों को हमने स्वस्थ किया है इसमें। तो आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी ये बनती है कि आप एक स्वस्थ माता पिता हो, तभी आप स्वस्थ बच्चों को आप जो है पालन पोषण कर सकते हैं। आप खुद बीमार होंगे, आपके बच्चों को आप स्वस्थ नहीं कर सकते। तो ये अंत में जो मैं इसको एक सार में बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग ये ध्यान रखें इस बात का कि रेंटेड इम्यूनिटी या जो साइंस कुछ कुछ 100 वर्षों में डेवलप हुआ है, उसको प्रयोग जरूर करें, लेकिन एक सीमित मात्रा में। उससे पहले अपने देश की जो पद्धति, आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से, आपके देश की जलवायु के हिसाब से जो पद्धति डिजाइंड है आयुर्वेद, उसके हिसाब से अपने जीवनचर्या का हम पालन यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है वो बहुत बेहतर होगा। हमें पाश्चात्य संस्कृति की नकल करके अपने जीवन को नहीं बनाना है। तो इसमें जो अंत में मैं सार देना चाहूंगा ये कि एक तो नेचर के रूल है, जो प्राकृतिक दिनचर्या ऋतुचर्या है, उसको आप पालन करें, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ बताने के प्रयास किया है। रिफाइंड ऑयल, शुगर, सॉल्ट, फ्लोर, ये किसी भी कीमत पे अवॉइड करिए। डिसऑर्डर्स जो हैं जितने भी हमारे, उनको हम कंट्रोल में रखें। बॉडी प्रेशर्स को हमने, जो शरीर के वेग हैं, उनको हमें कंट्रोल में नहीं करना है अनावश्यक रूप से। मिट्टी के बर्तनों में और या लोहे के बर्तनों में आप भोजन बनाइए, और कांसे के बर्तनों में आप खाइए, बहुत अद्भुत आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ग्रेन्स जो बहुत ज्यादा बारीक करके खाना, मोटा अनाज खाने का प्रयास करिए। मिलेट्स जैसे आजकल आते हैं वो खाने का प्रयास करिए, मोटा अनाज आपको लाभ करेगा। ग्रेन्स जो पल्सेस हैं वो पॉलिश नहीं होनी चाहिए। और ईश्वर की शरणागति करके हमें जीवन में जो हमारे शरीर में विकार हैं, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, काम, ये सब जो विकार हैं, उन विकारों को भी जो है हमें जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारे रोगों से हम नहीं बच सकते। यदि हम जब मर्जी क्रोध करते रहेंगे, जब मर्जी हमारे अंदर ईर्ष्या भरी रहेगी, दिन भर दूसरे का बुरा करने की चाहत रहेगी हमारे अंदर, तो हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, भले कितना अच्छा भोजन कर रहे हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। उस विषय पे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उस विषय को नहीं अब छेड़ा है मैंने, कि ईश्वर की शरणागति होकर काम करना है। ये शरणागति होकर काम नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि हर चीज हम ही करेंगे अपने जीवन में, ऐसा नहीं है। आप बेस्ट करिए,
आगे रिजल्ट ईश्वर पे छोड़ना पड़ेगा आपको। फिजिकल वर्क करिए जिससे कि आपके प्रीवियस जो खाना है उसका बैलेंस मिल करके चलना है और ज्यादा खाने से बचना है आपको। तो ये जो विषय हैं मैंने बहुत जितने 1 घंटे में मुझसे हो पाया मैंने इसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन विद्यार्थियों मैं आपको एक बात साफ बता दूं, देश का भविष्य है आप, और ये ध्यान रखिएगा अच्छे नंबर लाना, अच्छी डिग्री प्राप्त करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है कि आप एक अच्छा इंसान बने। अच्छा इंसान अच्छे मन के साथ ही बन सकता है और अच्छा मन अच्छे भोजन के साथ ही आएगा। गलत भोजन करके मांसाहारी व्यक्ति जो है वो कभी भी दयालु होगा ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपके जीवन, आपका देश पुनर्जन्म पे विश्वास रखता है, तो आप जो आज पाप कर रहे हैं, ये जो शरीर है आपका, ये आपके पूर्वजों का दिया हुआ है, ये आपकी अकेले की जागीर नहीं है। आपके पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है इस शरीर को इस स्वास्थ्य देने के लिए, ये संस्कार देने के लिए, आज तक पहुंचाने के लिए। जैसी दिनचर्या आज आप जी रहे हैं, यदि वो 2000 वर्ष पहले भी वो दिनचर्या हमारे पूर्वज जीना शुरू कर देते तो शायद आज हम इस हालत में नहीं और भी बहुत बुरी हालत में होते। तो हमें ध्यान रखना है कि यही आज से 100 साल पहले जो हमारे पूर्वजों के अंदर बल था, बुद्धि थी, आज वो नहीं है। तो ये क्या कारण है इसका, कि ये हमारे भोजन और सब में जो बदलाव हुआ है। तो आप कृपया करके इस शरीर को अपने पूर्वजों की एक अमानत समझकर उसको आप संभाल कर सही भोजन और सही संस्कारों के द्वारा आने वाली पीढ़ियों में पास ऑन करने की तैयारी आप करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हों, ठीक रहें, स्वस्थ रहें और इस देश को और इस दुनिया को, इस विश्व को एक उन्नति की तरफ ले जाने का प्रयास करें। नहीं तो हम केवल खाने कमाने के लिए ही यदि पैदा हुए हैं तो ये जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीविका जीवन के लिए है। इस बात को ध्यान में रखकर अपने जीवन को दिशा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी, मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी दिनचर्या पर बड़े सहज ढंग से, बड़े सरल ढंग से हमारे अतिथि वक्ता महोदय ने जिस तरह से बातें कही, हम सब विचार करें तो हमारी जो प्राचीन भोजन संस्कृति है वो इन्हीं सब बातों पर आधारित थी। कहीं ना कहीं हमने अपनी परंपरा को, वो भले ही जीवन के अनावश्यक दबावों की वजह से या किन्हीं और वजहों से हम अपनी उस संस्कृति से दूर होते गए, पुनः उससे नाता जोड़ने की आवश्यकता है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं पर हमारे लिए कितनी अनमोल हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हमारा भविष्य है, इन सभी के लिए कितना अनमोल हैं ये बातें। हमने आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह जी की बातों को सुनते हुए महसूस किया हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से ये सारी जानकारियां बहुत लाभ पहुंचाएंगी। इन जानकारियों से हमारे श्रोतागण लाभ उठाएंगे। बदलिए, खुद को बदलिए, समाज बदलेगा, देश बदलेगा। अब द्वितीय सत्र के समाप्ति के क्रम में मैं सबसे पहले हमारे अतिथि वक्ता श्री वीरेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने इतनी सरलता और सहजता से हमें जीवन के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण बातों को बताया है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी हमारे प्राध्यापक साथी, छात्र छात्राओं को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।